हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन पॉइंट। आज हम देखने वाले हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण टॉप 25 एमसीक्यूज। अगर आप सभी सीजी टेट, सी टेट आगामी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो ये एमसीक्यूज आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि इसमें बार बार पूछे जाने वाले प्रश्नों को लिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, पहले मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए गाल्टन, ऑप्शन बी विलियम वुंट, ऑप्शन सी पेस्टोलॉजी, ऑप्शन डी वुंट। तो पहले मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला पूछा है यहाँ पर। तो पहले मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की थी विलियम वुंट ने। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और विलियम वुंट ने प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक भी कहा जाता है। किनको? तो विलियम वुंट को। इन्होंने सबसे पहले मनोविज्ञान की प्रयोगात्मक शाला खोली थी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक का यह कथन है कि माता पिता के चरित्र का प्रभाव उसके बच्चे पर पड़ता है? यहाँ पर चरित्र की बात की गई है, ध्यान देंगे। ऑप्शन ए डगडेल, ऑप्शन बी गोडार्ड, ऑप्शन सी चॉम्स्की, ऑप्शन डी जीसबर्ट। तो यहाँ पर चरित्र की बात की गई है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डगडेल। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चरित्र का प्रभाव उसके बच्चे पर पड़ता है ना, माता पिता के चरित्र का प्रभाव उसके बच्चे पर पड़ता है, यह कथन था डगडेल का। लेकिन यदि आपसे पूछे कि तीव्र बुद्धि है ना, जैसे माता पिता की तीव्र बुद्धि है तो बच्चे की भी तीव्र बुद्धि होगी। यदि माता पिता की मंद बुद्धि है तो बच्चे की भी मंद बुद्धि होगी। ये किसका कथन है? तो तब आप कहेंगे गोडार्ड का कथन होगा ये। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्यालयों को किसके लिए व्यक्तिक भिन्नताओं को पूरा करना चाहिए? ऑप्शन ए व्यक्तिक शिक्षार्थी को विशिष्ट होने की अनुभूति कराने के लिए, ऑप्शन बी व्यक्तिक शिक्षार्थी के मध्य खाई को कम करने के लिए, ऑप्शन सी शिक्षार्थियों के निष्पादन और योग्यताओं को सम्मान करने के लिए, ऑप्शन डी यह समझने के लिए कि क्यों शिक्षार्थी सीखने योग्य या अयोग्य है। तो विद्यालयों को यहाँ पर व्यक्तिक भिन्नता को पूरा किस लिए करना चाहिए? तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, यह समझने के लिए कि क्यों शिक्षार्थी सीखने के योग्य या अयोग्य है ना। ऐसे क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना चाहिए, है ना, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस में आंसर जो है सभी सेम लगते हैं आप लोग को, है ना, लेकिन आपको ध्यान से पढ़कर आंसर देना होगा एग्जाम में। और ये ऑप्शन डी इसमें सबसे पॉजिटिव आंसर है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्योंकि इसमें जो कहा गया है ना, कि इसके द्वारा प्रत्येक बच्चे के स्तर का हम पता लगा सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके अनुसार व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है? यह कथन किसका है? तो ऑप्शन ए क्रो एंड क्रो, ऑप्शन बी वुडवर्थ, ऑप्शन सी गिलफोर्ड, ऑप्शन डी स्किनर। तो व्यवहार की बात की गई यहाँ पर, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। ये आपको स्किनर लग रहा होगा, लेकिन ये स्किनर का कथन नहीं है, ये है गिलफोर्ड का कथन। गिलफोर्ड ने कहा है कि व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। लेकिन जब आपसे पूछे कि उत्तरोत्तर, है ना, उत्तरोत्तर सामंजस्य, उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, ये जब कथन कहे व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है क्या? तो अधिगम, है ना, तब आप क्या लगाएंगे? तो स्किनर लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑटिज्म यानी कि स्वलीनता को सर्वप्रथम किसके द्वारा वर्णित किया गया था? ऑप्शन ए स्किनर, ऑप्शन बी डाउन, ऑप्शन सी कैनर, ऑप्शन डी वुडवर्थ। तो ऑटिज्म क्या होता है पहले हम ये देखते हैं।
ऑटिज्म यानी कि स्वलीनता। तो इसमें बच्चा जो है वो सामाजिक अंतःक्रिया है, सामाजिक अंतःक्रिया है ना, सामाजिक अंतःक्रिया वो नहीं कर पाता, सामाजिक अंतःक्रिया नहीं कर पाता किसी प्रकार की बच्चा इसमें। और वह अपने में ही क्या रहता है, खोया रहता है, अपने में ही लीन रहता है और दूसरों से ज्यादा बातचीत भी नहीं करता, दूसरों से ज्यादा बातचीत नहीं करता, अपने में ही रहता है, उसे हम कहेंगे ऑटिज्म। तो ये सर्वप्रथम किसके द्वारा वर्णित किया गया था, तो कैनर के द्वारा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें सभी नए प्रकार के क्वेश्चंस लिए गए हैं जो कि आपके आगामी सीजीटेट में आने की पूर्ण संभावना है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, इससे आपको काफी हेल्प होगी आपके एग्जाम के लिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अधिगम निर्योग्यता है ना, अधिगम निर्योग्यता शब्द को सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। ऑप्शन ए ब्रूनर, ऑप्शन बी केरन हार्नी, ऑप्शन सी सैमुअल किर्क, ऑप्शन डी कार्ल रोजर्स। तो अधिगम निर्योग्यता शब्द को सर्वप्रथम सैमुअल किर्क के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोरावस्था महान आदर्श व वास्तविकताओं से अनुकूलन का समय है, यह किसका कथन है। ऑप्शन ए क्रो एंड क्रो, ऑप्शन बी रॉस, ऑप्शन सी स्किनर, ऑप्शन डी पियाजे। तो किशोरावस्था महान आदर्श व वास्तविकताओं से अनुकूलन का समय है बोला है, ध्यान दें कि यहाँ पर अनुकूलन की बात आ गई है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पियाजे। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग को शिक्षा में कहा जाता है। ऑप्शन ए आईटी, ऑप्शन बी आईसीटी, ऑप्शन सी सूचना प्रौद्योगिकी, ऑप्शन डी संचार प्रौद्योगिकी। तो शिक्षण की प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग को शिक्षा में हम क्या कहेंगे, तो आईसीटी कहते हैं। इसका फुल फॉर्म होगा इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम के सिद्धांतों के संदर्भ में ढांचा ढांचा आधारभूत सहायता कहते हैं जिसे हम, को संदर्भित करता है। ऑप्शन ए अनुकरण शिक्षण, ऑप्शन बी पूर्व अधिगम का पुनर्पूंजीकरण, ऑप्शन सी वयस्कों द्वारा अधिगम में अस्थायी सहायता, ऑप्शन डी छात्रों द्वारा की गई गलतियों के कारणों का पता लगाना। तो अधिगम के सिद्धांतों के संदर्भ में ढांचा, इसे हम इंग्लिश में स्कैफोल्डिंग कहते हैं। स्कैफोल्डिंग को ही हम ढांचा या आधारभूत सहायता भी कहेंगे। और ये किसके सिद्धांत के अंतर्गत आता है, तो वाइगोत्स्की है ना, वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। और वाइगोत्स्की के सिद्धांत को हम क्या कहते हैं, तो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत कहते हैं। तो इसमें ढांचा स्कैफोल्डिंग का मतलब क्या होता है, वयस्कों द्वारा अधिगम में अस्थायी सहायता प्रदान करना को ही हम कहते हैं स्कैफोल्डिंग। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेल पुस्तकों की अनुपलब्धता में आप एक भाषा शिक्षक के रूप में दृष्टिबाधित बालक का समावेश किस प्रकार करोगे। ऑप्शन ए उन्हें विशेष सहानुभूति से पढ़ाएंगे, ऑप्शन बी ब्रेल लिपि में सामग्री उपलब्ध होने की प्रतीक्षा करेंगे, ऑप्शन सी बालक को आप गतिविधि में शामिल नहीं करोगे, ऑप्शन डी धीमी गति से पाठ पढ़ते हुए उसके वर्णन को विस्तार देंगे। है ना, तो यहाँ पर एक तो दृष्टि बाधित बच्चों की बात की गई है ना, और ब्रेल पुस्तकों की अनुपलब्धता है, यानी कि ब्रेल पुस्तक नहीं है, तो एक भाषा शिक्षक को क्या करना चाहिए, है ना, बालक का समावेश हो किस प्रकार करेगा वो, तो उन्हें विशेष सहानुभूति से पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं है। ब्रेल लिपि में सामग्री उपलब्ध होने की प्रतीक्षा करेंगे, तो मान लो साल भर उपलब्ध नहीं हुआ सामग्री, तो आप प्रतीक्षा ही थोड़ी करते रहेंगे। बालक को आप गतिविधि में शामिल नहीं करोगे, तो बिल्कुल नेगेटिव है, बिल्कुल शामिल करेंगे हम उन्हें। तो धीमी गति से पाठ पढ़ाते हुए उसके वर्णन को क्या करेंगे, विस्तार देंगे।
ये क्या है, पॉजिटिव आंसर है। ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रवण कौशल का अर्थ है ऑप्शन ए सार्थक श्रवण करना, ऑप्शन बी धीरे धीरे सुनना, ऑप्शन सी जोर जोर से सुनना, ऑप्शन डी जल्दी जल्दी सुनना। तो यहाँ पर श्रवण कौशल का अर्थ है सार्थक श्रवण करना से। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाटक शिक्षण में सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? ये आईएमपी क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। ये वर्ग एक में भी पूछ सकता है। नाटक शिक्षण में सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगा? ऑप्शन ए मुख्य संवादों को सुंदर रूप से लिखना, ऑप्शन बी पात्रों का चरित्र चित्रण लिखना, ऑप्शन सी पढ़े हुए नाटक का मंचन, ऑप्शन डी लिखित परीक्षा। तो जब हम नाटक शिक्षण कर रहा है बच्चा, तो हम उसका सतत और व्यापक मूल्यांकन किस प्रकार से करेंगे, है ना? तो मुख्य संवादों को सुंदर रूप से लिखना, क्या वो लिख कर दिखाएगा? तो नहीं। पात्रों का चरित्र चित्रण लिखना, इस प्रकार भी नहीं करेंगे। लिखित परीक्षा द्वारा भी नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर सतत और व्यापक मूल्यांकन दोनों की बात की गई है। इसलिए इसका सही आंसर होगा, जब नाटक शिक्षण कर रहा है बालक, तो पढ़े गए नाटक का मंचन, मतलब जो बालक ने नाटक को पढ़ा है ना, उनको मंच पर करके दिखाना। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकार्यवाद के जनक कौन है? ऑप्शन ए वाटसन, ऑप्शन बी विलियम जेम्स, ऑप्शन सी विलियम वुड, ऑप्शन डी रूसो। तो यहाँ पर प्रकार्यवाद के जनक पूछा है, इसका सही आंसर हो जाएगा, प्रकार्यवाद के जनक है विलियम जेम्स। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इन्हें हम आधुनिक मनोविज्ञान का जनक भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्किनर के सिद्धांत में पुनर्बलन किस सिद्धांत में प्रबल इच्छा में कमी के समान है? आईएमपी क्वेश्चन है ये, ध्यान देंगे। ऑप्शन ए हल का सिद्धांत, ऑप्शन बी गुथरी का सिद्धांत, ऑप्शन सी लेविन का सिद्धांत, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर स्किनर के सिद्धांत में पुनर्बलन पूछा है ना? तो ये किस सिद्धांत में प्रबल इच्छा में कमी के समान है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हल का सिद्धांत। हल का जो सिद्धांत है, उसमें हल ने उद्दीपक से ज्यादा महत्वपूर्ण किसे माना है? तो आवश्यकता को माना है। ठीक है, आवश्यकता को माना है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? ये क्वेश्चन तो आता ही है पेपर में, तो इसको गलती बिल्कुल भी नहीं करना इसमें। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। डिसलेक्सिया जो है वो पढ़ने पठन से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव विकास कुछ सिद्धांतों पर आधारित होता है, निम्नलिखित में से कौन सा उसमें से एक नहीं है पूछा है, ध्यान देंगे। ऑप्शन ए निरंतरता, ऑप्शन बी अनुक्रमिकता, ऑप्शन सी सामान्य से विशिष्ट, ऑप्शन डी विशिष्ट से सामान्य। तो जो मानव विकास है, यहाँ पर विकास की बात की गई है, तो विकास में निरंतरता का सिद्धांत होता है, अनुक्रमिकता यानी कि क्रमबद्धता, इसे कहेंगे हम, क्रमबद्धता का सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, और सामान्य से विशिष्ट यानी कि अनुक्रमिकता में क्रमबद्धता होती है ना? क्रमबद्धता कैसे? तो पहले बच्चा जो है वो पहले क्या करता है, बैठता है ना, उसके बाद ही चलना सीखता है। पहले तो चलना नहीं सीख जाता, पहले वो बैठता है ना। उसके बाद जो सामान्य से विशिष्ट सिद्धांत होता है, इसमें क्या होता है, बच्चा पहले सामान्य क्रिया करता है, उसके बाद क्या करता है, विशिष्ट क्रिया करता है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी जो है वो गलत हो जाएगा। विशिष्ट से सामान्य नहीं होता है, सामान्य से विशिष्ट क्रिया करता है बालक। ठीक, तो मानव विकास में कौन सा गलत हो जाएगा? तो विशिष्ट से सामान्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा चरण सूक्ष्म शिक्षण के आयोजन से संबंधित नहीं है पूछा है, इसमें भी ध्यान देंगे। ऑप्शन ए ज्ञान प्राप्ति का चरण, ऑप्शन बी कौशल साझा करने का चरण, ऑप्शन सी कौशल अर्जन करने का चरण, ऑप्शन डी स्थानांतरण चरण। ये भी आईएमपी क्वेश्चन है, ये टेट परीक्षा में पूछा जा चुका है।
तो जो सूक्ष्म शिक्षण है इसके 3 चरण होते हैं। ठीक है, सूक्ष्म शिक्षण के 3 चरण होते हैं। पहला चरण कौन सा होता है? तो ज्ञान प्राप्ति का जो चरण होता है ये पहला चरण होता है। दूसरा चरण होता है कौशल अर्जन चरण, ये दूसरा चरण है। और स्थानांतरण चरण जो है वो तीसरा चरण है। ये है सूक्ष्म शिक्षण के 3 चरण। इसलिए इसमें पूछा है कि संबंधित नहीं है कौन सा, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कौशल साझा करने का चरण जो है ये इसमें शामिल नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 महीने के बाद जब बच्चे को मां के गर्भ से पर्यावरण में डाला जाता है तो उस अवस्था को कहते हैं। ऑप्शन ए मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन बी प्रसव पूर्व काल, ऑप्शन सी शैशवावस्था, ऑप्शन डी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो यहाँ पर 9 महीने की बात की गई है, इसलिए आप कंफ्यूज मत होइएगा। प्रसव पूर्व काल तो बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें माँ के गर्भ से पर्यावरण में डाला जाता है ये बोला गया है ना। तो प्रसव पूर्व काल तो माँ के गर्भ में मतलब बाहर आने से पहले की अवस्था हो जाएगी। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शैशवावस्था इसका सही आंसर होगा। शैशवावस्था जो होती है वो 0 से 2 वर्ष की अवस्था होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण का वह स्तर जिसके लिए उच्च कोटि के चिंतन कौशल के उपयोग की आवश्यकता होती है कहलाता है। ऑप्शन ए स्मृति स्तर का शिक्षण, ऑप्शन बी समझ के स्तर का शिक्षण, ऑप्शन सी चिंतनशील स्तर का शिक्षण, ऑप्शन डी रचनात्मकता स्तर का शिक्षण। तो जो हर्बर्ट स्पेंसर थे उन्होंने शिक्षण के कितने स्तर बताए थे? तो 3 स्तर बताए थे उन्होंने। जो शिक्षण है उसके स्तर बताए थे 3 स्तर बताए थे। कौन कौन से? तो पहला था स्मृति स्तर, दूसरा था समझ यानी कि बोध स्तर, और तीसरा था चिंतनशील स्तर। ठीक है, तो रचनात्मकता का स्तर ये तो पहले से ही आउट हो जाएगा। ठीक, तो शिक्षण का वह स्तर जिसके लिए उच्च कोटि के चिंतन की बात की गई है। यहाँ पर उच्च कोटि का चिंतन, तो लास्ट स्तर कौन सा है? चिंतनशील स्तर, है ना। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। इसमें उच्च कोटि का चिंतन कौशल का उपयोग होता है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन बच्चों की त्रुटि से संबंधित नहीं है पूछा है, ध्यान देंगे। ऑप्शन ए, यदि त्रुटियों को जारी रखने की अनुमति दी जाती है तो वे निश्चित आदतें बन जाएंगी जिन्हें बाद के चरणों में ठीक करना मुश्किल होगा। ऑप्शन बी, त्रुटियां आदतों का एक नया सेट सीखने में विफलता का प्रतिनिधित्व करती है। ऑप्शन सी, यह देखा गया कि गलत अवधारणा निर्माण ही त्रुटियों का एकमात्र कारण है। ऑप्शन डी, त्रुटि प्रणाली को सीखने के प्रयास का परिणाम है। तो ये तो सही है। इसमें कौन सा संबंधित नहीं है किससे? तो त्रुटि से पूछा है ना। तो ऑप्शन ए ये संबंधित है, ऑप्शन बी भी संबंधित है और ऑप्शन डी भी संबंधित है। लेकिन यह देखा गया कि गलत अवधारणा निर्माण ही त्रुटियों का एकमात्र कारण है। नहीं, त्रुटियों का तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं ना, सिर्फ गलत अवधारणा ही तो एकमात्र कारण नहीं होगा। इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले अगर आपको इस वीडियो में लिए गए क्वेश्चंस पसंद आ रहे हो और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको हेल्पफुल लग रहे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मैं इसी तरह और भी वीडियो आप लोगों के लिए ला सकूं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्दृष्टि अधिनियम का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? ऑप्शन ए हल, ऑप्शन बी स्किनर, ऑप्शन सी फ्रोजर, ऑप्शन डी कोहलर। तो अंतर्दृष्टि अधिगम जो है इसे हम संज्ञानवादी सिद्धांत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो संज्ञानवादी सिद्धांत किसे कहेंगे? तो अंतर्दृष्टि यहाँ पर अधिगम होगा, अधिनियम लिखा गया है
अधिगम होगा। ठीक है, तो अंतर्दृष्टि अधिगम सिद्धांत को हम संज्ञानवादी सिद्धांत भी कहते हैं। तो ये किसके द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया था ऑप्शन डी, कोहलर के द्वारा ये सिद्धांत दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, परामर्श की एक विशेषता क्या नहीं है पूछा है। ऑप्शन ए पर्यावरण निर्माण, ऑप्शन बी मुक्त अभिव्यक्ति का अवसर, ऑप्शन सी परामर्शदाता की भागीदारी, ऑप्शन डी व्यक्तिगत साक्षात्कार। तो परामर्श है ना, परामर्श की एक विशेषता क्या नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि जो परामर्श की विशेषता में ये तीनों ही आ जाएंगे, पर्यावरण निर्माण, है ना, मतलब जब परामर्श होता है तो वहां का पर्यावरण क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, है ना, पर्यावरण का निर्माण होना चाहिए। उसी प्रकार मुक्त अभिव्यक्ति का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए और परामर्शदाता की भागीदारी भी होनी चाहिए, है ना। लेकिन व्यक्तिगत साक्षात्कार जो है वो इसके अंतर्गत नहीं आता। व्यक्तिगत साक्षात्कार का मतलब एक प्रकार से हो जाएगा कि जॉब से रिलेटेड हो जाएगा, है ना। जॉब में जैसे जॉब दिलाने जाते हो तो पहले पर्सनल इंटरव्यू होता है ना, उसके अंतर्गत आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विधि दृष्टिबाधित बच्चों को ब्रेल शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है। ध्यान देंगे, नहीं है पूछा है। ऑप्शन ए अक्षर विधि, ऑप्शन बी शब्द विधि, ऑप्शन सी बहुविधि, ऑप्शन डी व्याख्यान विधि। यहाँ पर बहुविधि मतलब मल्टीपल हो जाएगा, ठीक है, मल्टीपल। तो इसमें दृष्टिबाधित बच्चों की बात की गई है ना। तो ब्रेल शिक्षण के लिए कौन सी विधि उपयुक्त नहीं होगी, तो व्याख्यान विधि जो है वो उपयुक्त नहीं होगी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, क्योंकि इसमें अक्षर विधि, शब्द विधि और बहुविधि का हम उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अवस्था में संवेगात्मक अस्थिरता पाई जाती है। संवेगात्मक अस्थिरता की बात की गई है। ऑप्शन ए शैशवावस्था, ऑप्शन बी किशोरावस्था, ऑप्शन सी प्रौढ़ावस्था या ऑप्शन डी बाल्यावस्था। तो इस अवस्था में जो संवेग अस्थिरता सर्वाधिक पाई जाती है उसे हम कहेंगे किशोरावस्था। किशोरावस्था इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इस अवस्था में संवेग जो है बहुत तेजी से बदलते हैं, है ना। जैसे बच्चा जो है एक टाइम पे नॉर्मल होता है, फिर अचानक से क्या हो जाता है पता नहीं चलता, उसका बिहेवियर क्या होता है बदल जाता है। वो अचानक से गुस्सा करने लग जाएगा, हंसने लगेगा, रोने लगेगा, कुछ भी अचानक से उसके मतलब क्या होते हैं, इमोशंस चेंज हो जाते हैं ना, उसे ही हम क्या कहेंगे, संवेगात्मक अस्थिरता। तो ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। उपलब्धि की प्रेरणा किससे संबंधित है। ऑप्शन ए व्यक्ति के ज्ञान से, ऑप्शन बी व्यक्ति की अभिवृद्धि से, ऑप्शन सी व्यक्ति के अनुभव से या ऑप्शन डी व्यक्ति की आवश्यकता से। तो उपलब्धि की अभिप्रेरणा जो है वो ऑप्शन डी यानी कि व्यक्ति की आवश्यकता से संबंधित होती है। ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। जैसे किसी चीज को आप प्राप्त करना चाहते हैं, है ना, और आपको उसकी आवश्यकता है, तो उसे प्राप्त करने के लिए आप क्या करेंगे, अपना 100% देंगे, है ना। तो जब आप मोटिवेट होते हैं तो अभिप्रेरणा के मोटिवेटेड होते हैं ना। और एक प्रकार से अभिप्रेरणा जो है ना, अभिप्रेरणा के क्या होते हैं, 3 तत्व होते हैं। ये आप ध्यान रखेंगे। अभिप्रेरणा जो होता है यानी कि मोटिवेशन, है ना, इसके कितने तत्व होते हैं, तो 3 तत्व होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो आवश्यकता सबसे पहली होती है उसमें, ठीक है। इन 3 तत्वों में सबसे पहले हो जाती है हमारी आवश्यकता यानी कि नीड, ठीक है, आवश्यकता। फिर दूसरे नंबर पे क्या आ जाएगा, तो चालक आ जाएगा, दूसरे नंबर में चालक आ जाएगा, और तीसरा में आ जाएगा प्रोत्साहन, ठीक है, तीसरा में आ जाएगा प्रोत्साहन। तो आवश्यकता ही क्या होगी, सबसे पहले है ना। फिर आप उसे प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, बाकी सभी क्रियाएं करते हैं। इसलिए जो उपलब्धि है, अचीवमेंट है, कि प्रेरणा किससे संबंधित है, तो व्यक्ति की आवश्यकता से है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।